तो गाइस अभी अभी आप लोगों ने ये डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। मैंने आप लोगों को बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में केमिस्ट्री का डिवाइडेशन होता है और किस तरीके से आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज का मेरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी रिएक्शन मैकेनिज्म का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस होती है। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि आप सब लोग फुल एनर्जी के साथ में बैठिए और नोटबुक पेन साथ में लेके बैठिए। तो हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर अपने को यह पता लग गया कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आपके दिमाग में एक पूरा सेटअप बन जाएगा। हाँ भाई, इस टॉपिक को हमको डील करना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं मेरे टॉपिक की ओर मूव करता हूं। गाइस, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर वो टॉपिक रहेगा एरोस, इंपॉर्टेंस ऑफ एरोस। इंपॉर्टेंस ऑफ एरोस कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोस का क्या इंपॉर्टेंस है, एरोस की क्या भूमिका है, इनकी क्या रोल होती है, तीरों का क्या महत्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये खत्म होते ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉन्ड क्लीवेज। क्या आता है? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज जिसको आप हिंदी में बोलते हो बंध विदलन। क्या बोलते हो? बंध विदलन। बंध विदलन। देखो हिंदी वाले बच्चे भी देखते रहे। इसको मैं बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोलता हूं। बेसिकली बॉन्ड क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं। एक तो होमोलाइटिक जिसको आप समांश बोलते हो हिंदी के अंदर, एक आपका होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, विषमांश विखंडन। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद में मैं डिस्कस करता हूं टाइप्स ऑफ रिएजेंट कि रिएजेंट्स कितने टाइप के होते। आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में, वो सब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही मेरा रिएजेंट्स खत्म होगा मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की क्या टाइप्स होती है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हम 4 टाइप पढ़ते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया और हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ये खत्म होता है फिर मैं डिस्कस करूंगा एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे ही ये मेरा टॉपिक खत्म होता है मैं डील करूंगा फॉर्मल चार्ज के बारे में कि क्या फॉर्मल चार्ज होता है, किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा मैं डिस्कस करूंगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और मेरा लास्ट टॉपिक होता है कि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं। मेथड्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, चलो ये टॉपिक मेरा हमको कवर करना है। गाइस आप सब लोग इधर देखिए कि इस यूनिट नंबर 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टॉपिक गिवन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पुटअप होगा एक तो
ये फॉर्मल चार्ज से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से 100% मिल जाएगा, ये मेरा मानना है पूरा, ये सोहेल मंसूरी का मानना है। नहीं मिले तो आप बिल्कुल मेरे को पकड़ लीजिए यहां पर आके कि सर आपने बोला था क्वेश्चन तो मिला ही नहीं। बिल्कुल एक क्वेश्चन तो यहां से डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमको डिस्कस करना है इन सभी टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं मेरा पहला टॉपिक शुरू करता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ एरो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ एरो आज टॉपिक है, वेल एक्सप्लेन करना है अपने को और कोई भी प्रॉब्लम्स अपने को होनी नहीं चाहिए। ओके गाइज, चलो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज। देखना जी, लिखता हूं मैं यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एरोस की क्या भूमिका होती है, क्या इन एरोस के बिना हमारा काम नहीं चल सकता क्या सर, हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी इन एरोस को। आप लोगों ने किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ इस टाइप के एरो देखे होंगे या कुछ इस टाइप के एरो देखे होंगे। इसको तो मैं बोलता हूं डबल हुक एरो। क्या बोलता हूं? डबल हुक एरो। इसको मैं बोलता हूं सिंगल हुक एरो। ओके, अब गाइज मैं आप लोगों से यह बात बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस इन एरो का होता है। आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप सब लोग ये जानते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से आपके बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, प्रोडक्ट बनने के लिए नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, प्रोडक्ट में जब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर भी हो सकती है। कैसे? आप लोग इधर देखना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आ रहा है। गाइस इधर देखना जी कि एरोस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सुनना आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली आपके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सर ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? मेरा क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल बेस बनाना अपने को। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सर ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सुन लो इसको एक बार आप। सर ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सर मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया या फिर मैं भूल गई। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, उस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं? कोवलेंट बॉन्ड बोलता हूं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जिस बॉन्ड का निर्माण होता है वो बॉन्ड आपका क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका एक ए एटम है, ये आपका कोई एक बी एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुझे एक लिंक बनाना है, एक कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन कैसे बनता है गाइस? आप लोग इधर देखना, यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, देखो ना एरो मिल गया ना आपको, सिंगल हुक एरो। अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो क्या बनेगा आपका? ए बी बनेगा, मतलब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बी का है। मतलब इस वाले बॉन्ड पर जितना हक ए का है ना, उतना ही किसका है? बी का हक होता है। ये बात आप समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। या कोवलेंट बॉन्ड को आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है?
आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। मेरी बात चल रही थी एरोस के बारे में कि एरोस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइस आप लोग एक बार इधर देखना, मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है। चलो मैं क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड जो आपके होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और एक आपका पाई बॉन्ड हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। एक आपका सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और एक आपका पाई बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरो कैसे बनते हैं देखना जी गाइस। मान लीजिए ये कोई आपका एक मॉलिक्यूल है ए डबल बॉन्ड पी, ठीक है। इसमें क्या कौन सा बॉन्ड मौजूद है, इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ऐसा बोलना चाहता हूं गाइस कि मान लीजिए जब ए और बी के बीच में दो बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये क्या करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, इसमें इतना पावर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले गया, तो कौन सी स्पीसीज बनेगी, देखो ये स्पीसीज बनेगी। मतलब इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया और डबल हुक एरो से हुआ है, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इसके पास में आ गए तो नेगेटिव से मैं शो करता हूं, और जब पीछे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो पॉजिटिव से शो करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन में आपको कुछ ऐसे बता दूं, मान लीजिए ये कोई आपका ए और बी है, ठीक है। जो आपका ये जो एक कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये क्या करते हैं कि ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, बी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो अब की बार क्या बनता है, अब की बार एक ऐसी स्पीसीज बनती है जिस पर एक यहां पर डॉट और एक यहां पर डॉट, इनको बोलते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो देखो दो टाइप के एरो मेरे को नजर आ रहे हैं, इसको तो मैं बोलता हूं डबल हुक एरो, डबल हुक एरो लिख लेना आप लोग। इसको बोलता हूं मैं सिंगल हुक, भैया सिग्नल नहीं है, सिंगल हुक एरो। अब गाइस डबल हुक एरो का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। अनुनाद के अंदर इस डबल हुक एरो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए देखो यहां पे लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। आप लोगों को यह पता है कि सर यहां पे जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस पॉजिटिव के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन दर्शा रहा है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों इधर आएंगे, यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आए तो पीछे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, देखो इतना ज्यादा यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपना बेस अपने को पता होना चाहिए कि सिंगल हुक एरो और डबल हुक एरो का मतलब क्या होता है। जब क्लीवेज इस प्रकार से हो रहा है सिंगल हुक एरो की तरह, तो कौन जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, या मुक्त मूलक इसको मैं हिंदी में बोलता हूं, ठीक है। डबल हुक एरो रेजोनेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ एरोस का था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोस का क्या महत्व होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को इतना बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये कोवलेंट बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं और पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। एरोस को मैं दो टाइप से डिवाइड करता हूं, डबल हुक एरो और सिंगल हुक एरो। डबल हुक एरो के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है, जबकि सिंगल हुक एरो में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और डबल हुक एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है रेजोनेंस के अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं भैया।
ठीक है, चलो आप सब लोगों से गुजारिश है, आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, चलो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज आपकी नोटबुक में इसको छाप लीजिए। ठीक है, चलो देखो 8 पॉइंट में एक पॉइंट तो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट आता है आपका बॉन्ड क्लीवेज, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज। आप लोग हेडिंग डालिए बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है गाइस, एक बार आप इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए कि इसके पीछे क्या कहानी होती है। ठीक है गाइस, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज से मतलब क्या होता है, किसी बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। बेसिकली बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप के होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक, मतलब समांश विदलन और विषमांश विदलन। ओके गाइस, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, इतना मेरा काम चलने वाला नहीं। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के कंप्लीट होने में, सुनना ध्यान से, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के कंप्लीट होने में दो टाइप की प्रोसेस होती है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके गाइस, शांति से आप लोग रहिए, एक बार देखिए इधर। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के कंप्लीट होने में दो टाइप की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेक्स होंगे और प्रोडक्ट के अंदर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो पुराने बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। ये केमिकल रिएक्शन होने का तरीका होता है। ये बंध ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक होता है आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये आपको समझ में आए क्या? मैंने क्या बोला, सुन लीजिए। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट होने में दो टाइप की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। या मैं अपने तरीके से ऐसा बोल दूं, जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अब ये बंध दो तरीके से टूट सकते हैं। अब वो दो तरीके आप लोग देख लीजिएगा। कहां गया मेरा मार्कर? अच्छा सॉरी, इधर ही रखा है क्या? हाँ, देखो ये बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार की हो सकती है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग दो प्रकार की हो सकती है। देखना गाइस, एक तो होती है आपकी समांश विदलन, एक तो आपका होता है समांश विदलन। हिंदी में लिखूं, इसको बोलता हूं मैं होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। एक आपका होता है विषमांश विदलन। देखो थोड़ी हिंदी में दिक्कत आएगी लिखने के अंदर भैया। विषमांश, देख लेना एक बार, विषमांश विदलन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके गाइस, तो बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप से हो सकती है। एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, एक होती है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जनरली एक एटम तो कार्बन होता हो ही का, मतलब एक एटम तो कार्बन होगा। क्या किसी में मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? मान लीजिए ये कोई आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कोई आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इस कार्बन और इस ए एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को मेरे को ब्रेक करवाना है। करवा दे ब्रेक। पहले हम होमोलाइटिक पढ़ते हैं, फिर हम हेटेरोलाइटिक को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। गाइस, कान खोल लेना और दिमाग खोल लेना और इधर देखना आप गाइस कि मैं बात करता हूं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की।
ओके, इधर सुनना गाइस, यदि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मान लूं इस कार्बन से ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, या फिर ऐसे मान लूं कि ये कार्बन और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि ए एटम तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ए की तरफ आ जाएंगे। गाइस, जब मैं इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज कराया तो मेरी ये स्पीसीज जनरेट होती है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलता हूं? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलता हूं? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक इसको मैं बोलता हूं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड का ऐसा ब्रेक होना कि जिसमें ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऐसा बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कहलाती है? होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाती है। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के पश्चात मेरी कार्बन फ्री रेडिकल स्पीसीज बनती है। अब इस कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार आप हेटेरो को भी देख लो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस ए से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो एक कार्ब एनायन जनरेट होता है, कार्ब एनायन जनरेट होता है, कार्ब एनायन जनरेट होता है। गाइस, समझ में आया? मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया है? मैंने आप लोगों से इतना ही डिस्कस किया है कि होमोलाइटिक जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरीके से होता है कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने अपने एटम के पास में चले जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाता है। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के पश्चात मैं कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट करता हूं, लेकिन जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करता हूं तो कार्ब एनायन बनता है। इसके बाद में डिस्कस करता हूं स्टेबिलिटी एंड, हेडिंग डालिए आप सब लोग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इतना लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू रखिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।